1990, 91, 92 में 3 साल लगातार 1000 से ज्यादा बेटियों का बलात्कार किया गया था अजमेर में। अब जाके उनको सजा हुई है, वो भी सिंपल आजीवन कारावास, न प्रॉपर्टी जब्त, न सिटीजनशिप खत्म, सिंपल आजीवन कारावास। कानून का खौफ पैदा कैसे होगा? जब हम कहते हैं धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, तो याद रखिएगा इन 4 वाक्यों में सब, मेरी अपनी जानकारी के अनुसार, मेरी अपनी समझ के अनुसार, सबसे इंपॉर्टेंट है अधर्म का नाश। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होगा, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होगी। और अधर्म का नाश समाज को नहीं करना। जैसे पहले समाज की रक्षा के लिए क्षत्रिय होते थे, आज की डेट में समाज की रक्षा के लिए क्षत्रिय हैं। उसको हवलदार कहते हैं, थानेदार कहते हैं, पेशकार कहते हैं, तहसीलदार कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं, कप्तान कहते हैं। वो क्षत्रिय तो हैं, और हैं क्या वो? हमारे देश में अपराधियों को हाथी से कुचलवाने की प्रथा थी सर। रानी अहिल्याबाई हाथी से कुचलवाती थी। हमारे देश में अपराधियों को जीते जी समुद्र में फेंकने की प्रथा थी। तब कानून का, तब अधर्म का नाश होता था। हमारे देश में तालाब में हाथ पैर डाल के फेंकने की भी प्रथा थी। राजा डिसाइड करता था, ऐसे व्यक्ति नहीं, राजा। और रानी अहिल्याबाई के बारे में तो उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने कहीं पे सड़क निर्माण में कुछ लिया था, परिवार का ही व्यक्ति था वो, सीधे उसका हाथ पैर बांध के नर्मदा जी में डलवा दिया था, बकायदा लिखा हुआ है। ये हमारी प्रथा थी। हमने क्या किया? 1990 में जिन लोगों ने बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया था, उनको फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए। कश्मीर में जिन्होंने किया था, उनकी 100% संपत्ति जब्त हुई क्या? आज भी वो भारत के नागरिक कहले जाते हैं। नागरिकता हम खत्म करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भारत के संविधान का आर्टिकल 11 कहता है आप सिटीजनशिप कोड बनाइए, नागरिकता देने के लिए, नागरिकता लेने के लिए। 1950 से आज तक हमने किसी की नागरिकता लिया ही नहीं। सिटीजनशिप एक्ट है हमारे पास, लेकिन वो कहते हैं बिना दांत का सबको नागरिकता मिल रही है, किसी की जा ही नहीं रही है। बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचार कर लो, बड़ा से बड़ा अपराध कर लो, 50 टुकड़े करके फेंक दो, अटैची में भर के मार दो, फ्रिज में भर के मार दो, कुछ भी कर लो, आरी से काट के मार दो, हमारे देश में है ही नहीं। अच्छा, ये तो हो गया अधर्म का नाश। मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय का अभाव है। इस पे मैं कल आज मेरा 72वां कार्यक्रम है, कल मेरा 73वां कार्यक्रम इस 2024 का कलकत्ता में है। कल वहां बोलूंगा धर्म के नाश पे। आज मैं बोलता हूं धर्म की जय पे, कि धर्म की जय कैसे होगी। भारत के संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21A। वो कहता है राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। और उसके बाद कानून बना राइट टू एजुकेशन एक्ट। इस कानून के बाद एक PIL हुई सुप्रीम कोर्ट में। उस केस का नाम है, आप लोग कभी गूगल कर लीजिएगा, के श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा कि राइट टू एजुकेशन का मतलब होता है राइट टू इक्वल एजुकेशन। बहुत अच्छा जजमेंट है, 3 जजों की बेंच की जजमेंट है। जस्टिस चौहान ने उसको लिखा है, BS चौहान ने लिखा है, जो पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने उसको ऑथर किया हुआ है। पूरे देश में बात होती है सबको समान अवसर चाहिए। समान अवसर कब मिलेगा? जब समान शिक्षा होगी। लेकिन समान अवसर की बात करने वाले समान शिक्षा की बात नहीं करते। और हमारे देश में समान शिक्षा थी। भगवान कृष्ण और सुदामा की किताब एक थी, अलग अलग नहीं थी। राजा दशरथ और सुमंत की किताब एक थी, एक ही स्कूल में पढ़े थे। भगवान श्री राम, निषाद राज, दोनों का वर्ण भी अलग,
एक राज परिवार, एक बिल्कुल गरीब परिवार, कॉमन एजुकेशन, कॉमन गुरुकुल। हम कॉमन एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं लागू कर रहे? कॉमन सिविल कोड की बात होती है, लेकिन कॉमन एजुकेशन की बात नहीं होती। अरे जब पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय का एक किताब हो सकती है, आप लोग इसमें कई लोग सेना के हैं, आपको आइडिया है, केंद्रीय विद्यालय की किताब कश्मीर और कन्याकुमारी की कॉमन होती है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। होती है। तो पूरे देश की एक क्यों नहीं हो सकती? ये 65 एजुकेशन बोर्ड बनाने की जरूरत क्या है? अगर एक रेलवे बोर्ड पूरे देश में रेलवे चला सकता है, गाड़ी ट्रेन चला सकता है, मालगाड़ी भी चला सकता है, राजधानी भी चला सकता है, तो एक एजुकेशन बोर्ड पूरे देश के स्कूल नहीं चला सकता क्या? चला सकता है। करना क्या है? ये राइट टू एजुकेशन में एक शब्द जोड़ना है, इक्वल। तो क्या हो जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन। पार्लियामेंट ने बनाया है, तो पार्लियामेंट इसको इक्वल जोड़ भी सकता है। अगर RTE है तो RTEE हो सकता है, राइट टू इक्वल एजुकेशन। और हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आखिर गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हुआ बच्चा, विद्या भारती में पढ़ा हुआ बच्चा पत्थरबाजी करता है क्या? जोर से बोलिए जरा। करता है? गुरुकुल, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या भारती का पढ़ा हुआ बच्चा न पत्थरबाजी करता है, न हत्या करता है, न बलात्कार करता है, न अपहरण करता है, न नशा तस्करी करता है, न मानव तस्करी करता है, न देश विरोधी काम करता है, न जासूसी करता है, न गद्दारी करता है। तो क्यों नहीं इसको राइट टू इक्वल एजुकेशन बना दे और पूरे देश में सब केवल और केवल यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू कर दे। वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भाई एक चीज समझिए, हॉस्पिटल क्योर करता है, प्रिवेंशन नहीं करता। योग प्राणायाम प्रिवेंशन करता है, ऐसे ही है ना? हॉस्पिटल में तो आदमी बीमार होने के बाद जाता है। ऐसे पुलिस स्टेशन अपराध का प्रिवेंशन करता है, अपराध को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। मैं कह रहा हूं अपराधी ना हो, अपराधी मानसिकता ही मिनिमाइज हो जाए। जब सर्वे ये बताता है, आंकड़े ये बताते हैं कि गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा, वैदिक स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा न घूसखोरी करता है, न कमीशनखोरी करता है, न जमाखोरी करता है, न मिलावटखोरी करता है, न कालाबाजारी करता है, न नशा तस्करी करता है, न मानव तस्करी करता है, न हथियारों की तस्करी करता है, न अवैध निर्माण करता है, न हत्या करता है, न बलात्कार करता है, कुछ नहीं करता। और सरकारों का यह ड्यूटी है कि भारत में अपराध कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे बढ़िया यही है कि भारत में फिर से वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू कर दिया जाए, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू कर दिया जाए। जैसे हमारा 555 मॉडल पहले था, उसी को लागू कर दिया जाए। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का जूनियर, 5 साल का ग्रेजुएशन, 5 साल का सेकेंडरी। अभी भी वो 15 साल वाला चल रहा है। अंग्रेजों ने हमारे ही मॉडल को कॉपी पेस्ट मार के अपना, उन्होंने 5 साल का प्राइमरी, 3 साल का जूनियर, 2 साल सेकेंडरी, 2 साल हायर सेकेंडरी, 3 साल का BA BSc BCom, टोटल हो गया कितना? 15 साल। एक्चुअल में हमारा एजुकेशन सिस्टम था 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन। अरे 5 साल उसको बच्चे को काहे लिए A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट पढ़ा रहे भैया? बाद में कर लो ना। हमने भी जीवन में पहली बार A ऐसे बनता है 6वीं में आके पढ़ा है। A फॉर एप्पल हमने 6वीं में पढ़ा था, उसके पहले नहीं पढ़ा था। 5वीं तक हमने पढ़ा ही नहीं। हमने 5वीं तक क्या पढ़ा था? एक किताब होती थी हमारे पूर्वज, और दूसरी से लेकर 5वीं तक हर साल पढ़ा था। हर साल उसमें 30 से 35 महापुरुषों को, उसमें महापुरुषों की जीवनी होती थी। तो हम 5वीं पास करते करते कम कम 100 से ज्यादा महापुरुषों की जीवनी हमने पढ़ लिया था। एक किताब होती थी हमारा इतिहास, एक किताब होती थी हमारी संस्कृति, एक किताब होता था हमारे पूर्वज। कहां हम खो गए? फिर वही उसी होड़ में चले गए जो अंग्रेज छोड़ के चले गए थे, CBSE। हम पूरे भारत में अपनी वैदिक शिक्षा व्यवस्था को इवॉल्व करने की बजाय हमने जो 1926 में अंग्रेजों ने CBSE बनाया था, हमने स्टेट बोर्ड को CBSE के पैटर्न पे लाके खड़ा कर दिया। हम संस्कृति को प्रमोट करने की बजाय हमने अंग्रेजी को प्रमोट करना शुरू कर दिया।
और सच्चाई है, संस्कृत भाषा प्रमोट होगी तो भारत की संस्कृति मजबूत होगी, और अंग्रेजी प्रमोट होगी तो क्या होगा आपको आपके सामने, उसमें ज्यादा कुछ कहना ही नहीं। तो कम से कम हम 5वीं तक पढ़ा सकते थे। अब कुछ लोगों को लगेगा कि भारत का संविधान तो सेकुलर है। वैसे मैंने सेकुलरिज्म को चैलेंज किया हुआ है, मेरी पीआईएल अभी 21 अक्टूबर को फिर लगने वाली है। मैंने उस सेकुलर शब्द को चैलेंज किया हुआ है, कोर्ट में मैटर चल रहा है। लेकिन चलो मान लेते हैं अभी सेकुलर हटा नहीं है, तो आज की डेट में सेकुलर है। कुछ लोग कहेंगे कि भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 28 आप रिलीजियस बुक नहीं पढ़ाएंगे, तो आप धर्म और रिलीजन को डिफाइन कर दीजिए। भगवत गीता रिलीजियस बुक है ही नहीं है, वो तो धार्मिक किताब है। हमारे चारों वेद रिलीजियस बुक है ही नहीं है, वो तो धार्मिक किताब है। हमारा वाल्मीकि रामायण रिलीजियस किताब है ही नहीं, वो तो धार्मिक किताब है। भगवत गीता में कहां लिखा हुआ है तुम हिंदू बनो, हिंदू बनो? लिखा हुआ है क्या? कहां लिखा है जब तक हिंदू नहीं बनोगे तब तक तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा? कहीं लिखा हुआ है भगवत गीता में क्या? वो धार्मिक किताब है। अरे भगवत गीता तो राजयोग सिखाती है, ध्यान योग सिखाती है, कर्मयोग सिखाती है, अष्टांग योग सिखाती है, इंसान को इंसान बनाना सिखाती है। वो धार्मिक किताब है, रिलीजियस नहीं। लेकिन हम इस कंफ्यूजन में बैठे हुए हैं, आज तक हमने भगवत गीता को स्कूलों में लागू नहीं किया। आर्टिकल 28 कहता है रिलीजियस किताबें नहीं पढ़ाई जाएंगी, इसलिए हम भगवत गीता नहीं पढ़ाएंगे। मेरी पीआईएल इसमें भी चल रही है। एक और कॉन्सेप्ट, कुछ लोग कहते हैं भाई उनको अपना स्कूल चलाने का अधिकार है, उनको अपना स्कूल चलाने का अधिकार है। वो अधिकार कहां से मिला? संविधान के आर्टिकल 30 से, जहां लिखा हुआ है कि जो भारत में माइनॉरिटी है वो अपने रीतियों को, अपने परंपराओं को जिंदा रख सकता है। पहली बात तो आर्टिकल 30 में ये नहीं लिखा है कि आप स्कूल खोल के नफरत सिखाओ। पहली बात तो आर्टिकल 30 में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप स्कूल खोल के उसमें भारत के खिलाफ लोगों को भड़काओ। आप स्कूल खोल के ये नहीं कह सकते होली मनाना, दिवाली मनाना, रक्षाबंधन मनाना, भारत के त्योहार मनाना, वंदे मातरम बोलना, ये बोलना, वो बोलना, ये सब गड़बड़ है, आप ये नहीं सिखा सकते। दूसरी बात, आर्टिकल 30 में ये लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी कौन है। माइनॉरिटी अपनी परंपराओं को जिंदा रख सकते हैं, लेकिन माइनॉरिटी कौन है ये कहीं लिखा ही नहीं है। हु इज माइनॉरिटी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी? व्हाट इज द गाइडलाइन टू आइडेंटिफाई माइनॉरिटी? यूएन कहता है कि कोई भी रूलिंग कम्युनिटी सर माइनॉरिटी नहीं हो सकती। जिस कम्युनिटी ने कभी किसी देश पे राज किया हो वो माइनॉरिटी नहीं हो सकती। उस डिफिनीशन के हिसाब से भारत में न हिंदू माइनॉरिटी हो सकते हैं, पहले हिंदुओं का राज था ही यहां पर, न क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो सकते हैं, 150-200 साल राज किया है, न मुस्लिम माइनॉरिटी हो सकते हैं, 400 साल राज किया है। चलो दूसरी वाली डिफिनेशन उठा लो, एनी ग्रुप और कम्युनिटी, एग्जैक्टली मैं आपको डिफिनेशन बता रहा हूं, एनी ग्रुप और कम्युनिटी which is socially, economically, politically non-dominant and inferior in population less than 1%. ऐसा समुदाय जिसका कोई सामाजिक वजूद ना हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद ना हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद ना हो, संख्या में नगण्य हो, 1% से कम, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। उसको उठा लेते, माइनॉरिटी डिफाइन करते, उसके हिसाब से भी, उसके हिसाब से क्या होता? अरे बोलिए भैया, आप लोग एकदम खो गए। मेरी पीआईएल चल रही है इस पे, मैंने पीआईएल क्या फाइल किया, हमने कहा पहले माइनॉरिटी को डिफाइन तो करो। माइनॉरिटी कौन नहीं पता, कितने परसेंट वाला माइनॉरिटी पता नहीं। चलो यूएन की नहीं एडॉप्ट करना है, अपनी बना लो, लेकिन बनाओ तो। माइनॉरिटी कौन नहीं पता, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे योजनाएं चल रही है, माइनॉरिटी लॉ कॉलेज चल रहा है, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज चल रहा है, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी चल रही है, जामिया माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बन चुकी है, सब कुछ माइनॉरिटी के नाम पे चल रहा है। माइनॉरिटी कौन है?
तमाशा कर दिया, तमाशा कर दिया। संविधान की शपथ लेने वालों ने भारत के साथ बहुत धोखा किया, बहुत धोखा किया। जानबूझ के किया है, अज्ञानतावश किया है, दोनों में किया है। मैं जानबूझ के इसलिए कह रहा हूं कि आप नेहरू मंत्रिमंडल से मनमोहन मंत्रिमंडल तक उठाइए, आपको 10 दिग्गज वकील मिलेंगे। 10 दिग्गज वकील, बड़े बड़े वकील, भारत के सारे टॉप के लॉयर पहले भी कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस में ही है। क्यों रहते हैं कांग्रेस में, वो आप खुद सोच लीजिए। ठीक है। भारत के कानून मंत्री भी बड़े दिग्गज वकील थे पहले, वित्त मंत्री भी बड़े दिग्गज वकील थे, गृह मंत्री भी दिग्गज वकील थे, लेकिन बड़ी चालाकी से उन्होंने माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया। भारत में पहले माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री होती नहीं थी, 2006 में पहली बार बनी है। भारत में पहले माइनॉरिटी कमीशन होना नहीं था, पहली बार नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992 में बना और कानून बनाया, लेकिन यह नहीं बताया माइनॉरिटी। अब इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। तो अगर माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए